नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अगर बात की जाए पुनर्वलन के सिद्धांत की, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर के द्वारा पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया था। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं? देखिए, जो ये पुनर्वलन का जो सिद्धांत है, इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कभी कभार परीक्षा में पुनर्वलन का सिद्धांत न देकर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया जा सकता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर के द्वारा ही दिया गया था। और इसी सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, क्या बोलेंगे? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत भी पुनर्वलन के सिद्धांत को ही कहा जाता है। और बी एफ स्किनर की अगर बात की जाए, क्वेश्चन ये भी आता है कि बी एफ स्किनर जो है वो किस देश के एक मनोवैज्ञानिक थे? तो बी एफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बी एफ स्किनर के द्वारा किसके ऊपर जो इन्होंने प्रयोग किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के? तो इनके द्वारा चूहे और कबूतर पर, याद रखना, चूहे और कबूतर पर इनके द्वारा प्रयोग किए गए थे। किसके द्वारा? बी एफ स्किनर के द्वारा। अगर बात की जाए यहाँ पे ऑप्शन में और भी बहुत सारे नाम है। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है वो डिटेल से पढ़ाना। एक क्वेश्चन का एक आंसर तो वही भी बढ़ा सकता है। पेवलव ऑप्शन में दिया है। अगर मैं पेवलव की बात करता हूँ तो इनके द्वारा दिया गया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा दिया था भैया? शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पेवलव के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कुत्तों पर प्रयोग किया था। तो कुत्तों पर जो है अपने एक्सपेरिमेंट का जो प्रयोग किया था वो किसके द्वारा? पेवलव के द्वारा किया गया था। तो इनके द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, ये दिया गया था। पेवलव को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो पेवलव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 1904 में पेवलव साहब को जो है वो क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और क्वेश्चन आएगा पेवलव किस देश के वैज्ञानिक है? तो पेवलव जो है, इवान पेवलव जिनका नाम है, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक। कैसे मनोवैज्ञानिक है? रूसी मनोवैज्ञानिक। और भी ऑप्शन में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोहलर, कोहलर के बारे में बात करते हैं। अगर कोहलर की बात करें तो कोहलर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा दिया गया था? सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कोहलर के द्वारा दिया गया था, जिसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर कोहलर की मैं बात करूं तो कोहलर को जो है, कोहलर एक जर्मन, कहाँ की मनोवैज्ञानिक थे? कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा जो है वो चिंपांजी पर प्रयोग किया गया था। किस पर? तो याद रखना, चिंपांजी पर जो प्रयोग किया था वो कोहलर ने किया था। और जैसे कि कबूतर और कुत्तों पर, सॉरी, चूहे और कुत्तों पर बी एफ स्किनर ने किया था, उसी प्रकार कोहलर ने किस पे किया था? तो अगर कोहलर की बात की जाए तो कोहलर ने चिंपांजी पे किया था, और उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था। इस बात को याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोहलर ने जिस चिंपांजी पे प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। अगले क्वेश्चन की बात करते, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी इज द प्रेजेंट टाइम ऑफ। वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वो साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान समय का जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान था। प्राचीन समय से लेकर जो है उस समय जो है सबसे पहले जो है मनोविज्ञान को साइंस ऑफ सोल कहा जाता था। तो साइंस ऑफ सोल या आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसके द्वारा कहा गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आज मैं आपके बीच जो क्वेश्चन ला रहा हूँ, अब जो मैं आपके बीच क्वेश्चन लाऊंगा बहुत ही डिटेल से लाऊंगा। एक क्वेश्चन के साथ 4 या 5 आंसर जरूर लाऊंगा। अगर मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी को आत्मा का जो विज्ञान कहा था वो अरस्तू के द्वारा कहा गया था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में जो है वो मनोविज्ञान को जो है मन या मन का विज्ञान कहा जाता था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था 17वीं शताब्दी में। तो इसको साइंस ऑफ ब्रेन या मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान कहा था वो पोम्पोलॉजी ने कहा था। उसी प्रकार इसको चेतना का विज्ञान, देखो व्यवहार का विज्ञान तो इसको वर्तमान समय में कहा जाता है। तो चेतना का विज्ञान इसको जो कहा था वो किसके द्वारा कहा गया था? तो चेतना का विज्ञान जो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो इसको कहा गया था वो कहा गया था विलियम जेम्स और वुंड के द्वारा। तो चेतना का विज्ञान इसको विलियम जेम्स, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर है, इनके द्वारा कहा गया था। और अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान समय में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। लेकिन व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर, इसको जो कहा था वो कहा था वॉटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वॉटसन। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वर्तमान समय में बताया। तो ये बताया था वॉटसन साहब ने। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इन क्वेश्चन को आप किस तरह से अपने कॉपी पेन में लिखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे पास जो है नोट्स अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट के। आप हमसे नोट्स ले सकते हैं जो कि बहुत ही स्मार्टली तरीके से बनाए गए हैं,
जिनको कि पूरा अप्रोच करके बनाया गया है। हैंड रिटन नोट्स है भैया, ऐसे नोट्स नहीं है कि कहीं भी प्रिंट करा दिए, हैंड रिटन नोट्स है, अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स है और बहुत ही काम के नोट्स है। 7876145409 इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे नोट्स जो है वो ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पे नंबर डायल कर रहा हूँ, 7876145409। ये जो नोट्स है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। अल्पकालीन स्मृति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आपको उसमें भी बताया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो समय होता है वो 15 से 30 सेकंड होता है। कितना होता है? 15 से 30 सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी का समय होता है। लेकिन जो हमारी और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो उसको किस नाम से, अन्य नाम से, तो इसको सक्रिय स्मृति भी कहते हैं, क्योंकि एक्टिव मेमोरी होती है, ये कुछ टाइम के लिए एक्टिव होती है और उसके बाद ये जो है वो क्या हो जाती है, जो हमने याद किया होता है वो जो गायब हो जाता है। लेकिन जो लंबे समय तक जो चलने वाली मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो होती है दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि 30 सेकंड से अधिक और बहुत समय तक जो है वो याद रख सकती है किसी भी चीज़ को। तो इस बात को आपने याद। अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी एक साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन, तो याद रखना ए साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? भैया मुझे याद है, मैंने इस बुक को पढ़ा है। ये जो बुक है वो 1937 में आलपोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? आलपोर्ट के द्वारा। कौन है आलपोर्ट? अगर आलपोर्ट की बात की जाए तो आलपोर्ट एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन परीक्षा में ये भी आता है कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा, क्योंकि यहाँ पे बुक्सों की बात हो रही है और जब भी बुक्सों की बात होती है तो मैं यहाँ पे डिटेल से बताना चाहूँगा। तो मनोविज्ञान की जो पहली बुक है, प्रथम जो पुस्तक है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है ये लिखी गई है विलियम जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जेम्स। कौन है विलियम जेम्स? तो विलियम जेम्स को अमेरिकी साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, अमेरिकी मनोविज्ञान का फादर जो है वो विलियम जेम्स को कहा जाता है और इनके द्वारा ही पहली बुक लिखी गई थी साइकोलॉजी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हूँ कि लिप्जिंग में, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, 10 बार बता चुका हूँ अपने पार्ट्स में भी। लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? देखिए लिप्जिंग कहाँ पड़ता है, पहले तो पता होना चाहिए। हाँ जी, लिप्जिंग में भैया आपको आज पता चल गया कि अगर किसी को पता नहीं था कि लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो है वो लिप्जिंग में खोली गई है दुनिया के अंदर। लेकिन ये लिप्जिंग कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए और किसने खोली। तो अगर मैं आपको पूरा यहाँ से डाटा बताना चाहूँ तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो जर्मनी के लिप्जिंग में, कहाँ पे खोली गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग में खोली गई थी। और इस बात को आपने याद रखना है कब खोली गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में जो है वो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को खोला जाता है। और देखिए अगर मैं विलियम वुंड की बात करता हूँ, बड़ा नाम है विलियम वुंड का। विलियम वुंड को कहीं ना कहीं जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का पिता, मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी जो है वो विलियम वुंड को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने माइंड में बिठाना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंड को कहा जाता है। इसके अलावा इनको जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है उसके भी फादर कहा जाता है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जो पिता है वो भी विलियम वुंड को ही कहा जाता है। और विलियम वुंड के बारे में अगर मैं बात करूं ये किस देश से आता है, तो विलियम वुंड एक जर्मन मनोवैज्ञानिक, जर्मन चिकित्सक, तो बहुत सारे नाम है इनको देना चाहूँगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आनुवंशिकता के असली वाहक है। देखिए अगर मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँ कि जो आनुवंशिकता के जो असली वाहक होते हैं वो जीन होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि गुणसूत्र भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं जब एनसीईआरटी में देख रहा था, टेक्स्ट बुक में मैंने देखा तो उसका आंसर मुझे जीन मिला था। यहाँ से मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए अगर मैं आनुवंशिकता की बात करता हूँ, हेरिडिटी की बात करता हूँ, तो मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 जो है क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं मानव शरीर में, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन ये कितने जोड़ों में होता है? तो ये 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स के होता है, लेकिन इनकी संख्या जो है वो कितनी होती है? 46। अब आपको याद रखना है 23 फीमेल में होंगे और 23 ही महिलाओं में और 23 ही पुरुषों में होंगे। इस बात को आपने याद रखना है। अब जो 22 जोड़े होते हैं ना, 22 जोड़ों को कहा जाता है ऑटोसोम। कहा पूछा जा सकता है, 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहा जाता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है पुरुष में भी और महिला में भी, उसका नाम होता है सेक्स क्रोमोजोम। अब महिला में कौन से सेक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं? तो महिला में XX पाए जाते हैं और पुरुषों में जो 23वां जोड़ा होता है ऑटोसोम के अलावा वो होता है XY। अगर तो महिला और पुरुष का XX मिलता है तो जन्म होता है, याद रखना है, किसका? फीमेल का। लेकिन अगर Y और X मिल जाता है, मतलब X और Y मिलता है, तो जन्म होता है किसका? पुरुष का। तो ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा आनुवंशिकता के जनक कौन है, अगर जनक भी पूछा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल जो है ये जनक है किसके? आनुवंशिकता। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। TAT परीक्षण एक प्रक्षेपी तकनीक है डैश के लिए, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए है TAT
और अगर मैं टीएटी के बारे में बात करूं, इसका जो पूरा नाम मैं यहाँ से ज़रूर बता रहा हूँ, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। तो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है टीएटी का पूरा नाम। भैया टीएटी का जो ये परीक्षण है ये किसके द्वारा लाया गया था, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी ने जिसने मेरे पुराने वीडियोस को देखा है और जो मेरी पुरानी वीडियोस को देखे आया है, तो उसको पुरानी वाली सारी चीज़ें ज़रूर देखनी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत डैश ने प्रतिपादित किया था। देखिए, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। अगर बात की जाए यहाँ से मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत की, तो इसको किसके द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया था। तो मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये एरिक एरिक्सन जी के द्वारा किया गया था। देखिए, साइको सोशल डेवलपमेंट जिसको मैं अगर यहाँ पे कहूँगा, तो साइको सोशल डेवलपमेंट जो है वो एरिक एरिक्सन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। इनके द्वारा एक मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो दिया गया था, इसमें इन्होंने कितने चरण में इसको बांटा था, तो इन्होंने जो ये मनोसामाजिक विकास का जो इनका सिद्धांत था, इसको इन्होंने 8 चरणों में बांटा था। इस बात को आपने याद रखना है, 8 चरणों इनने गिनाए थे मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। ऑप्शन में थॉर्नडाइक दिया है। थॉर्नडाइक के बारे में अभी तक बात नहीं हुई इस वीडियो में, तो थॉर्नडाइक के बारे में बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के सिद्धांत या प्रभाव के नियम जिसको हम कहते हैं वो दिए गए थे। तो सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रभाव के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो बोलेंगे थॉर्नडाइक साहब है। अब परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, तो परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन दृश्य सहायक सामग्री है। देखिए, जो दृश्य सहायक सामग्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल टीचिंग एड। देखिए, यहाँ पे देखो पुस्तक भी दृश्य सामग्री है। अगर पुस्तक में भी हम देखते हैं, मानचित्र में भी देखते हैं, ग्लोब में भी देखते हैं, तो मुझे लगता है बुक भी होगा, मैप भी होगा, ग्लोब भी होगा। दृश्य सहायक सामग्री जिसमें हम दृश्य के सहायता से जो है देख सकते हैं, तो उपरोक्त सभी, तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आपने ये क्वेश्चन याद रख। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि 6 से 11 की आयु के बालक को डैश अवस्था में आते हैं। द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स फॉल्स अंडर। देखिए, जो 6 से 11 साल के जो पुरुष है, उनकी जो उम्र है ये होती है उत्तर बाल्य अवस्था में होती है। 6 से 11 लेट चाइल्डहुड हम इसको कहेंगे। देखिए, अगर लेट चाइल्डहुड की बात की जाए, ये तो 6 से 11 के बीच में होती है। उसी प्रकार बहुत सारी एजेज होती है, जैसे कि आपकी सबसे पहले आती है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था की उम्र होती है 2 से 6। फिर जो आपकी 6 से 11 होती है वो होती है कौन सी, मध्य बाल्य अवस्था, जिसको कि मिडल चाइल्डहुड भी कहा जाता है। उसके बाद किशोर अवस्था जो कि 11 से 18, कहीं कहीं पे किशोर अवस्था को 12 से 19 बताया जाता है, कहीं 10 से 19 बताया जाता है। तो अलग अलग डेट है। वैसे 12 से 19 इसका एग्जैक्ट सही रहेगा और 11 से 19 भी इसका बिल्कुल सही रहेगा। तो दोनों बातें ये भी आपको याद रखनी है। किशोर अवस्था ये मैंने कुछ आपको, और जो वयस्क होते हैं उनकी उम्र 18 से ज़्यादा होती है। देखिए, अगर यहाँ पे एडोलसेंस की बात की जाए, एडोलसेंस एक अच्छा शब्द है और किशोर अवस्था से बार बार परीक्षाओं में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं किशोर अवस्था की बात करता हूँ, तो इसकी खोज की गई थी। सबसे पहले किशोर अवस्था के बारे में जो इंट्रोड्यूस किया था, इसकी जो खोज की थी, तो वो की थी अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक होते थे, जी स्टैनली हॉल। क्या नाम था, जी स्टैनली। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जी स्टैनली हॉल। तो जी स्टैनली हॉल के द्वारा सर्वप्रथम जो है वो क्या किया गया था, किशोर अवस्था की खोज की गई थी। कब, इन्हें जो है किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो किशोर मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो किशोर मनोविज्ञान का जो जनक है वो स्टैनली हॉल को कहा जाता है। जी स्टैनली हॉल इनका पूरा नाम है। अगर मैं इस एडोलसेंस शब्द की बात करता हूँ, तो एडोलसेंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से लिया गया है। तो याद रखना, एडोलसेंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से लिया गया है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछा गया है। क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं है। आप जानते हो कि पूर्व बाल्य अवस्था में कहाँ से कहाँ तक जो है उम्र होती है, 2 से 6 होती है। 6 से 11 जो है वो लेट चाइल्डहुड है, इसको मिडल चाइल्डहुड भी कहा जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो 6 से 11 की जो उम्र होती है वो लेट चाइल्डहुड होती है, मिडल चाइल्डहुड होती है। इस बात को आपने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा मैं आपको दूसरे तीसरे बार में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि रिवाइज करने से आपका बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिक जो है वो ठीक हो जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो अगर बात की जाए विकास की प्रक्रिया की, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, देखिए ये कंसेप्शन से नहीं होगी, वर्थ से नहीं होगी, इन्फेंसी से होगी, तो कहाँ से होगी। अगर बात की जाए विकास की प्रक्रिया की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाधान से, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से ही उसकी जो है वो बनना शुरू होता है। तो उसकी जो विकास की प्रक्रिया है वो समय
समय से ही शुरू होती है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन, या क्या बोलेंगे आप इसको, गर्भाधान से। गर्भाधान से क्या होता है, कुछ लोग सोचते होंगे जब जन्म होता होगा उसके बाद जो है वो विकास की प्रक्रिया, नहीं भैया, विकास की जो प्रक्रिया है वो कब से होती है, जब बच्चा पेट में होता है, गर्भाधान से शुरू हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा। देखिए वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर इसका जो है, देखिए वैसे तो वुडवर्थ इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इस क्वेश्चन पे बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, मुझे इसका आंसर खुद भी नहीं मिला, क्योंकि मनोविज्ञान को व्यवहार का जो विज्ञान है वो वुडवर्थ साहब और वाटसन के द्वारा कहा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी जो है वो अपने पास सेम मत रखें। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए तो वो सहायक किस चीज़ में है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में जो है वो क्या है, हमारा सहायक रहेगा हमारे लिए। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए सहायक रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से एजुकेशनल साइकोलॉजी की, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए मित्रों, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक साहब जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया। भैया ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द विलियम स्विट्जर ने बताया था, कब, 1843 में। तो 1843 में मानसिक स्वास्थ्य शब्द जो है वो विलियम स्विट्जर साहब ने बताया था। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन थी। जो से भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए उन क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो मनोविज्ञान विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है वो कौन सा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है निरीक्षण विधि, जिसको हम बोलते हैं अंतर्दर्शन विधि भी इसको कहा जाता है, और इंट्रोस्पेक्शन हम इसको बोलेंगे। तो द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण विधि। क्वेश्चन यहाँ से, आत्मनिरीक्षण का अर्थ क्या होता है, तो आत्मनिरीक्षण का जो अर्थ होता है अपने अंदर खुद को देखना। तो अपने अंदर खुद को देखना, ये आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन विधि का जो है वो एग्जाम्पल है। और मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ये किसके द्वारा बताई गई, आत्मनिरीक्षण विधि जो है वो किसके द्वारा बताई गई थी, तो ये आत्मनिरीक्षण विधि जो है ये विलियम वुंड के द्वारा बताई गई थी। देखिए यहाँ पे और भी कुछ परीक्षण है, जैसे कि एक यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि टीएटी परीक्षण हमने पढ़ा था। तो टीएटी परीक्षण जो दिया था वो मर्रे और क्रिस्टीना डी ने दिया था, क्रिस्टीना डी मॉर्गन ने दिया था। क्या बोला मैंने, मर्रे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन, दो व्यक्ति थे जिन्होंने टीएटी थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट के बारे में बताया था। उसी प्रकार एक परीक्षण होता है जिसको रोशार्क परीक्षण कहा जाता है, वो उसको स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। तो ये भी एक परीक्षण है और ये हरमन के द्वारा बताया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के परीक्षण आपको याद रखने। एक 16 पीएफ परीक्षण भी है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। तो 16 पर्सनैलिटी टेस्ट एक व्यक्तित्व का परीक्षण है जिसको रेमंड वी कैटल के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन और भी हमारे पास है। अगला क्वेश्चन बहुत बार जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, ज़्यादा डिस्कस यहाँ से नहीं करेंगे। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ, देखिए डेवलपमेंट जो प्रोसेस है जो निरंतर चलती है, कंटिन्यूड चलती है भैया। आपको पता होगा कि विकास जो है हमारा, विकास जो क्या है, जन्म से लेकर क्या है, मृत्यु तक विकास ही हो रहा है व्यक्ति का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। मानसिक आयु की अवधारणा की यहाँ पे बात हो रही है। ये मानसिक आयु की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये विनय के द्वारा दी गई थी मानसिक आयु की अवधारणा। तो मानसिक आयु की अवधारणा अल्फ्रेड विनय ने की थी। और कब इन्होंने मानसिक आयु की अवधारणा को दिया था, तो इनके द्वारा 1905 के आसपास जो है मानसिक आयु की अवधारणा को बताया गया था। अल्फ्रेड विनय की बात की जाए, अल्फ्रेड विनय जो है एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण भी किया जाता है। तो याद रखना, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो ये अल्फ्रेड विनय साहब के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को आपने अपने माइंड में बिठाना है, बहुत अच्छे से बिठाना है। देखिए अगर भारत की बात की जाए, भारत में भी एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी जो कि सर्वप्रथम कोलकाता में खोली थी। किसके द्वारा, तो याद रखना, भारत में जो सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी वो नरेंद्र नाथ गुप्ता जी के द्वारा खोली गई थी। मोस्ट ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि इनमें से कौन सा संवेगी अंग नहीं है। देखिए मैं आपको बहुत बार ये बता चुका हूँ जो सेंसरी मोटर चैनल है वो कौन कौन से होते हैं। तो ईयरिंग है, आई है, स्पर्श भी है। देखो जो टच वाला है, आँख है, नाक है, कान है, लेकिन मेमोरी जो है वो यहाँ पे संवेगी अंग नहीं हो सकता भैया, सेंसरी मोटर नहीं हो सकता। तो मेमोरी इसका जो क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक है। अगर बात की जाए संज्ञानात्मक विकास की, तो यहाँ पे जो
कौन कौन से कारक यहाँ पे आवश्यक होंगे, तो देखिए जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल ये तो दोनों होंगे भाई, ये तो बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस भी होगा, संज्ञानात्मक विकास के लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है। लर्निंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना जेनेटिक भी है, अनुभव भी, अधिगम भी है। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है व्यक्ति की, तो इसमें जेनेटिक भी आपको, बायोलॉजिकल भी, एक्सपीरियंस भी और लर्निंग भी, इसमें आपको हर एक चीज़ होनी चाहिए। तो आपको ये याद रखना है, जेनेटिक, अनुभव और अधिगम, ये तीनों चीज़ें याद रखिए, ये संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण कारक है। इस बात को मित्रों आप याद रखेंगे। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी के बन जाते हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा, एक स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इनकी 4 अवस्थाएं थी। संवेदीय पेशीय जो कि 0 से 2 वर्ष थी, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक जो कि 2 से 6 थी, फिर थी मूर्त संक्रियात्मक 6 से 11 थी, और उसके बाद थी औपचारिक संक्रियात्मक जो कि मतलब कि 11 प्लस थी। तो आपने ये याद रखना है, ये सारी की सारी अवस्थाएं याद रखनी है। और एक फॉर्मूला याद रखना है आईक्यू का फॉर्मूला बार बार बताता हूँ, परीक्षा में आता है, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100। इस फॉर्मूले को विलियम स्टन के द्वारा 1912 में सबसे पहले जो है इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों सभी तक शेयर करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय हिमाचल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो।